Hello students, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश। हम लास्ट क्लास में मैंने आपको राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश बताए। वो चावल की दृष्टि से ज्योग्राफर ने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है और लास्ट क्लास में इसमें 4 प्रदेशों के साथ मैंने पश्चिमी और उत्तरी प्रदेश का वर्णन कर दिया था। तो आज हमारा दूसरा राजस्थान का दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट भौतिक जो एरिया है अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करूंगा। ये टॉपिक स्टूडेंट्स आपको बीए सेकेंड ईयर की फर्स्ट यूनिट का और एमए फाइनल जो बच्चे कर रहे हैं ज्योग्राफी का 5वां पेपर है जो उसकी 5th यूनिट का टॉपिक है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी से दे रहे हैं या सेकंड ग्रेड रीड में किसी भी कांस्टेबल एग्जाम आरएस जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, राजस्थानी किसी भी कंपटीशन का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो सब जगह आपको ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश जो टॉपिक का काम आएगा। तो राजस्थान के दूसरे प्रदेश जिसको हम अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो बच्चों मेरा टॉपिक आज का अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो स्टूडेंट अरावली पर्वतीय प्रदेश में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। अगर बच्चों उत्पत्ति की बात करूं तो इसकी उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से हुई माना जाता है। गोंडवाना लैंड से हुई और ये विश्व की सबसे अरावली जो पर्वतमाला है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। उत्पत्ति की बात करें, इसकी उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से हुई है। गोंडवाना लैंड से हुई मानी जाती है और विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है और प्री कैम्ब्रियन काल, और इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई मानी जाती है। उत्पत्ति की बात फिर से बता दो, गोंडवाना लैंड से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। क्या विश्व की सबसे प्राचीनतम भूखंड या प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में, या अगर आपको कोई ऐसा भी लिखा सकता है इसकी उत्पत्ति धारवाड़ समय में हुई है। जब धारवाड़ की चट्टानें बनी तब इसकी उत्पत्ति मानी जाती है धारवाड़ के समय हुई। तो उत्पत्ति से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बता दें इसकी उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से हुई है या विश्व की, इसकी एक और खासियत, विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई। जब पर्वतीकरण हुआ तो सबसे पहला जो काल था प्री कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। यह धारवाड़ समय की चट्टानी है। और बात करूं अगर इसके विस्तार की, उत्पत्ति के बाद मैं बात करूंगा बच्चों इसके विस्तार की। विस्तार में भी 2 चीज है। अगर हम इसका विस्तार भारत में पूछे, भारत में इसका विस्तार पालनपुर जो है वो गुजरात में, पालनपुर से रायसीना दिल्ली। अगर इसके विस्तार की बात करें तो ये पालनपुर गुजरात से शुरू होकर रायसीना दिल्ली तक इसका विस्तार है 692 किलोमीटर।
692 किलोमीटर। अगर भारत की बात करें, भारत में अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो पालनपुर गुजरात से रायसीना दिल्ली तक है। रायसीना दिल्ली में जो पहाड़ियां, रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली तक है। इसका कुल विस्तार भारत में 692 किलोमीटर है। आपको बता दूं, रायसीना की पहाड़ियों पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है, भारत में जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ियों पर राष्ट्रपति भवन बना है। अब कंपटीशन में कई बार बड़े से या छोटे कंपटीशन में पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रपति भवन कहाँ बना हुआ है, तो राष्ट्रपति जो भवन है वो दिल्ली में रायसीना की पहाड़ियों पर बना है। हम बात कर रहे थे विस्तार की, तो भारत में इसका विस्तार पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना दिल्ली तक 692 किलोमीटर है। हम बात करें राजस्थान में, तो ये राजस्थान में सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक। बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में इसका विस्तार सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर में विस्तृत है। 550 किलोमीटर में इसका विस्तार है। अब बात करता हूं मैं, उत्पत्ति बताई जैसा कि गोंडवाना लैंड से हुई है। विस्तार की बात करें तो भारत में अगर विस्तार पूछे तो पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना दिल्ली तक ये 692 किलोमीटर लंबाई में फैली है। और अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान से क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में इसका विस्तार कितना है, तो राजस्थान में ये सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक 550 किलोमीटर लंबाई में फैली है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस जो आते हैं और हमसे पूछा जाता है, उसके बारे में बताना। हम राजस्थान ज्योग्राफी में एक चीज और बताता हूं, इसका क्षेत्र, अरावली पर्वतमाला का विस्तार, ये दूसरा बड़ा पार्ट है। तो राजस्थान में कुल क्षेत्रफल में इसका जो क्षेत्रफल है वो 9.3% है। और यहाँ राज्य की 10% जनसंख्या निवास करती है। इसके अलावा बात करें, क्षेत्रफल 9.3% है, जनसंख्या यहाँ 10% निवास करती है। बात करते हैं हम जिलों की, तो यहाँ इस अरावली पर्वतमाला में राजस्थान के 7 जिले आते हैं। और 7 जिलों की बात करें तो 7 जिलों में आपको बता दूं, उत्तरी अरावली में जिले आते हैं 3, अलवर, जयपुर और दौसा, 3 जिले आते हैं। और बात करें मध्य अरावली की, मध्य अरावली, मैं अरावली को 3 भागों में बांटता हूं। उत्तरी अरावली जिसमें अलवर, जयपुर, दौसा 3 जिले आते हैं। मध्य अरावली में हमारा एक ही मध्य जिला आता है जिसका नाम है अजमेर। उसके बाद बात करते हैं हम दक्षिणी अरावली की। दक्षिणी अरावली के जिले बताने से पहले बताता हूं, उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी ऊंचाई और चौड़ाई बढ़ती जाती है। राजसमंद, सिरोही और उदयपुर। दक्षिणी अरावली में राजसमंद, सिरोही और उदयपुर, ये 3 जिले हैं। मैं फिर से एक बार बता दूं कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का जो क्षेत्र है वो 9.3% है। और यहाँ 10% राज्य की जनसंख्या निवास करती है। जिलों की बात करें तो
अरावली पर्वतमाला में 7 जिले आते हैं। उत्तरी अरावली की बात, इस अरावली को मैंने फिर 3 भागों में बांटा है। पहला उत्तरी अरावली, इसमें अलवर, जयपुर और दौसा 3 जिले। मध्य अरावली में एक ही जिला अजमेर आता है। और दक्षिणी अरावली की बात करें तो उसमें राजसमंद, सिरोही और उदयपुर 3 जिले। राजसमंद, सिरोही में उदयपुर, इसमें 3 जिले आते हैं। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो यहाँ औसत ऊंचाई की बात करूंगा। औसत ऊंचाई, अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो 930 मीटर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्लियर हो जाता है क्षेत्रफल 9.3% अरावली का पूरे राजस्थान में, और पूरे राजस्थान की 10% जनसंख्या इस क्षेत्र में अरावली पर्वतीय प्रदेश में निवास करती है। और इसके अलावा बात करूं जिलों की तो यहाँ 7 जिले हैं इस एरिया में। और अगर अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई की बात करूं तो 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। इसके बाद आपको बता दूं विशेषताओं की बात करेंगे हम लोग। उत्पत्ति की बात हो गई, विस्तार की बात कर दी मैंने, अब हम इसकी विशेषताओं की बात करेंगे। अरावली पर्वतमाला में कौन कौन सी विशेषताएं, तो जरा ध्यान से हमने देखना है। इसमें मैं विशेषताएं कुछ बताता हूं आपको। विशेष नंबर 1, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। वर्ल्ड की सबसे प्राचीनतम या सबसे पुरानी पर्वतमाला है। और कैसे है ये भी बताता हूं। प्रवर्तीकरण करते हैं। प्रवर्तीकरण जब हुआ, वर्ल्ड में 3 बार प्रवर्तीकरण हुआ है। सबसे पहले प्रवर्तीकरण जो हुआ वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। प्री कैम्ब्रियन, ये प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। उसके बाद प्रवर्तीकरण हुआ था वो डेविनियन काल में हुआ था। इसके बाद जो प्रवर्तीकरण हुआ वो टर्शरी काल में हुआ था। टर्शरी काल में प्रवर्तीकरण हुआ था। अब प्री कैम्ब्रियन काल में जो पर्वतमाला का निर्माण हुआ वो अरावली पर्वतमाला। और डेविनियन काल में जो पर्वतमाला बनी वो विंध्यन और सतपुड़ा, ये पर्वतमालाएं बनी थी। और तीसरा जब प्रवर्तीकरण हुआ टर्शरी काल में, इसमें एटलस के बाद हिमालय, ये नए नवीन पर्वत बने हैं। एटलस नवीन पर्वत बने जहां हिमालय, एटलस, एंडीज, रॉकीज आपको बता दूं ये वर्ल्ड के सबसे नवीन पर्वतमाला है। नवीन पर्वतमालाएं हैं। नवीन पर्वतमाला, फिर से बता दूं वर्ल्ड में पर्वतीकरण 3 बार हुआ है। पहला प्री कैम्ब्रियन काल में पर्वतीकरण हुआ तो अरावली पर्वतमाला जैसे दृढ़ भूखंड बने, सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। उसके बाद डेविनियन काल में जब पर्वतीकरण हुआ तो वहां युराल, विंध्यन और सतपुड़ा जैसे पर्वत बने। उसके बाद
जो वर्ल्ड की सबसे नवीन पर्वतमाला बनी और टर्शरी काल जो वर्ल्ड का तीसरा पर्वतीकरण हुआ, बड़ा पर्वतीकरण हुआ, इसमें टर्शरी काल में वर्ल्ड में एटलस जैसे पर्वतमाला, हिमालय, एंडीज, रॉकी जैसी नवीन पर्वतमालाओं का निर्माण हुआ। तो इसकी सबसे पहली विशेषता ये विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये प्री कैम्ब्रियन काल की सबसे पहले जब पर्वतीकरण हुआ ये तब का टाइम था। उसकी दूसरी विशेषता की बात करें बच्चों तो दूसरी विशेषता अरावली पर्वतमाला को महान भारतीय जल विभाजक अरावली पर्वतमाला को महान भारतीय जल विभाजक कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला को महान भारतीय जल विभाजक कहा जाता है क्योंकि इसका कारण बताता हूं कि इसके पश्चिम में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वर्षा होती है और इसके पूर्व में 50 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, इसलिए इसको महान जल विभाजक रेखा कहा जाता है। इसके बाद की बात करूं तो बच्चों इसके जो पश्चिम से अरावली पर्वतमाला के पश्चिम से जो नदियां निकलती हैं, पश्चिम से जो नदियां निकलती हैं और पूर्व दोनों तरफ से जो नदियां निकलती हैं, इसके पश्चिम से जो नदियां निकलती हैं वो अरब सागर में गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। जितनी भी पश्चिम से जो नदियां निकलेंगी वो सभी पश्चिम में अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं और इसके पूर्व से जो नदियां निकलती हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसलिए इसे महान जल विभाजक रेखा या महान जल विभाजक पर्वतमाला कहा जाता है। विशेषताओं की बात चल रही है तो वर्ल्ड की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला को महान भारतीय जल विभाजक कहा गया है क्योंकि इसके पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से क्यों कहा गया है मैं बता दूं कि इसके पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा और इसके पूर्व में 50 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। और बात करता हूं कि इसके पश्चिम से जो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम से जो नदियां निकलती हैं वो अरब सागर में गिरती हैं और पूर्व से जो नदियां निकलती हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, इसलिए इसे महान जल विभाजक कहा गया है। ये तो था महान जल विभाजक इसे क्यों कहा गया। अब मैं बात कर रहा हूं इसमें कुछ और खासियत इसकी। अरावली पर्वतमाला में वर्ल्ड की सबसे पुरानी पर्वतमाला है और आपको पता होगा वर्ल्ड में सबसे पहले कौन सी चट्टानें बनी, आग्नेय चट्टानें बनी थी। तो इसलिए इसमें तीसरी विशेषता, इसकी तीसरी विशेषता की बात कर रहा हूं। यहां को आग्नेय या प्राथमिक चट्टानों की प्रधानता मिलेगी। आग्नेय या इसे प्राथमिक चट्टानें कह सकते हैं, प्राथमिक चट्टानों की प्रधानता मिलेगी या इसे आप ग्रेनाइट या आपको ग्रेनाइट चट्टानें मिलती हैं। आपको बता दूं कि अरावली पर्वतमाला में आपको आग्नेय वर्ल्ड में जो सबसे पहले चट्टानें बनी है उसको
चट्टानें की प्रधानता है, या ग्रेनाइट चट्टानें आपको मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ धात्विक खनिज पाए जाते हैं। इस पर्वतमाला में धात्विक खनिजों का प्रचुर भंडार है। यहाँ आपको धात्विक खनिजों का प्रचुर भंडार है। और धात्विक खनिज कौन से हैं? लोहे के अलावा यहाँ कुछ चांदी, तांबा, टंगस्टन, मैग्नीज, यूरेनियम आदि मिलती हैं। तो इस दृष्टि से आप अरावली पर्वतमाला को धात्विक खनिजों का भंडार या प्रचुर मात्रा का भंडार कह सकते हैं। अरावली पर्वतमाला में जो मृदा की बात करूं, अरावली पर्वतमाला की मृदा, तो यहाँ पर्वतीय मृदा या इसको लाल मृदा कह सकते हैं। लाल मिट्टी, लाल मृदा मिलती है। और अगली विशेषता जो लाल मृदा मिलती है, लाल मृदा में मक्का की खेती के लिए बहुत उपयोगी है। खेती के लिए बहुत उपयोगी है। अरावली पर्वतमाला का सबसे ज्यादा विस्तार जो है वो उदयपुर में है, और मक्का भी सर्वाधिक उदयपुर में सबसे ज्यादा बोया जाता है। ये भी इसकी खासियत है। उसके बाद बात करूं कि यहाँ वन संपदा व प्राकृतिक वन्य जीव, अगली विशेषता वन संपदा की बात करें तो यहाँ वन संपदा व वन्य जीवों की दृष्टि से अरावली एक संपन्न प्रदेश है। वन संपदा व वन्य जीवों की दृष्टि से भी अरावली एक संपन्न प्रदेश है। इसके अलावा इसकी एक और खासियत जनजातियों की आश्रय स्थली, जनजातियों की आश्रय स्थली है अरावली प्रदेश। जो जनजाति है जैसे मीणा, मेघ, उन जनजातियों में जो ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं वो इसी प्रदेश में पाई जाती है, जैसे मीणा, दामोह, भील, कथोड़ी, कंजर, ये सब जनजातियां आपको अरावली प्रदेश में मिलेंगी। इसलिए अरावली प्रदेश को जनजातियों की आश्रय स्थली कहा जाता है। अरावली प्रदेश की ऊंचाई, एक और खासियत, अरावली प्रदेश की जो ऊंचाई है वो क्या होती जाती है? वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। अरावली प्रदेश की ऊंचाई, चौड़ाई, ऊंचाई और चौड़ाई वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ
अरावली प्रदेश की ऊंचाई और चौड़ाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ बढ़ती जाती है। ये भी इसकी खासियत है। ये मैंने आपको ये विशेषताएं बताई। अरावली पर्वत की न्यूनतम ऊंचाई जयपुर में है और सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही जिले में। अरावली पर्वत की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में। जैसे कि मैंने आपको विशेषता बताया कि अरावली पर्वत की सर्वाधिक जो ऊंचाई है वो सिरोही जिले में है और अरावली पर्वत की न्यूनतम ऊंचाई अरावली की न्यूनतम जो ऊंचाई है वो आपको जयपुर जिले में मिलेगी। ऊंचाई की बात करें, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में और अरावली की न्यूनतम ऊंचाई की बात करें तो वो जयपुर जिले में है। इसी प्रकार अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में, अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है। और अगली विशेषता, अरावली का न्यूनतम विस्तार वो आपको बता दूं अजमेर में, अजमेर में। ये मैंने आपको कुछ खासियत या विशेषताएं बताई। अब अरावली को हमने वर्गीकरण करेंगे। अरावली को हमने 3 भागों में बांटा है। विशेषताओं के बाद अरावली का वर्गीकरण करने जा रहा हूं। अरावली का वर्गीकरण। अरावली को हमने 3 भागों में इसका वर्गीकरण किया है। पहला उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली, फिर है मध्य अरावली, इसके बाद है दक्षिणी अरावली। इसका जो तीसरा भाग है वो है दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली को 3 भागों में विभाजित करके वर्गीकरण किया गया है। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। अब हम बात करेंगे उत्तरी अरावली की। उत्तरी अरावली में 3 जिले हैं आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जयपुर, अलवर और दूसरा। अब इसमें बात करेंगे, इसमें कुछ चोटियां पाई जाती हैं। सर्वाधिक ऊंची चोटी यहाँ रघुनाथगढ़ है, सिख, जो कि सीकर में है। रघुनाथगढ़ सीकर
में है। इसकी ऊंचाई की बात करें 1055 मीटर, 1055 मीटर है। यहाँ सर्वाधिक दूसरी जो ऊंची चोटी है वो खो जयपुर में है, जो 920 मीटर। इसके बाद अगर तीसरी ऊंची चोटी की बात करें तो तीसरी ऊंची चोटी है बलौच अलवर, जो कि अलवर में है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 792 मीटर ऊंची है। इसके बाद की बात करता हूं बच्चों, अगली चोटी है बरवाड़ा, ये भी जयपुर में है और ये है 786 मीटर। इसकी अगली चोटी की बात करूं तो बिबोई जो है वो झुंझुनू में, 780 मीटर ऊंची चोटी है। उसके बाद बात करूं तो लास्ट बैराट है जयपुर में और इसकी जो ऊंचाई है वो 704 मीटर। इस प्रकार मैंने आपको उत्तरी अरावली की पर्वत चोटियां बताई कि कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा है। रघुनाथगढ़ सीकर 1055 मीटर ऊंचा पर्वतमाला है, वो जो जयपुर में है, और 920 मीटर ऊंचा है। बलौच अलवर 792 मीटर ऊंचा पर्वत है। बरवाड़ा जयपुर 786 मीटर ऊंचा है। उसके बाद बात की मैंने बिबोई की, झुंझुनू जो 780 मीटर ऊंची चोटी है, और बैराट जयपुर 704 मीटर ऊंची चोटी है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों पर मध्य अरावली। तो मध्य अरावली में यह सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है अरावली का। इसमें एक ही जिला आता है मध्य अरावली का की बात कर रहे हैं हम बात करेंगे मध्य अरावली। इसमें एक ही जिला आता है और वो जिला है अजमेर। मध्य अरावली में एक ही जिला आता है अजमेर। और यहाँ की प्रमुख चोटियों की बात करें तो टाइगढ़ नाम की चोटी वो 933 मीटर ऊंची चोटी है। तारागढ़ अगली चोटी है जो 870 मीटर ऊंची चोटी है। उसके बाद बात करें तो नाग पहाड़ 795 मीटर ऊंची चोटी है। तो मध्य अरावली में 3 ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, जिनमें टाइगढ़ 933 मीटर है, तारागढ़ 870 मीटर, और उसके बाद की बात करें तो नाग पहाड़ 795। 3 चोटियां मध्य अरावली की मैंने आपको बताई। टाइगढ़ 933 मीटर, तारागढ़ जो चोटी है वो 870 मीटर है, और नाग पहाड़ 795 मीटर। और यहाँ की बात करें प्रमुख दर्रे, तो यहाँ प्रमुख दर्रों की बात करूं तो यहाँ पाली, जहाँ एक दर्रा है बर दर्रा, पाली में एक दर्रा है जिसे हम कहते हैं बर दर्रा। दूसरा सुरा घाट, तीसरा शिवपुरी, चौथा दर्रा है अरनिया, और 5वां पाखेरिया, छठा दर्रा जो पिपली, और 7वां जो है वो झीलवाड़ा है। आपको दर्रों की बात करूं कि दर्रे क्या होते हैं। दर्रा क्या है कि पर्वत के अंदर एक तंग रास्ता होता है जिसे हम दर्रे के नाम से जानते हैं। दर्रा क्या है? एक तंग रास्ता है पर्वतों के बीच, पर्वतों
बीच एक तंग रास्ता, छोटा रास्ता, संकड़ा रास्ता जिसको हम दर्रा कहते हैं। तो यहाँ 7 दर्रे पाए जाते हैं। फिर से आपको बता दूं, पहला बर्फ पानी, उसके बाद है सूरा घाट, उसके बाद शिवपुरी, अरनिया, पखेरिया, पिपली और झीलवाड़ा आदि 7 यहाँ दर्रे पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे अरावली पर्वत के तीसरे हिस्से जिसको हम दक्षिणी अरावली कहते हैं। और यहाँ इसको भी हमने 2 भागों में बांटा है। बात कर रहा हूं दक्षिणी अरावली, इसे 2 भागों में बांटा है। इसका पहला भाग है आबू खंड, आबू खंड सिरोही, और इसका जो दूसरा भाग है वो मेवाड़ प्रदेश, मेवाड़ प्रदेश। तो आबू खंड के पर्वतों की पहले बात करें। यहाँ एक वर्ड यूज होता है बाकर, बच्चों यहाँ एक वर्ड यूज होता है जिसका नाम है बाकर। और बाकर क्या है? पूर्वी सिरोही में पाई जाने वाली तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां। बाकर जो वर्ड मैंने लिखा है वो पूर्वी सिरोही में, पूर्वी सिरोही में तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां आपको मिलेंगी। नंबर 2 है उड़िया का पठार, उड़िया पठार। ये जो पठार है वो सिरोही में स्थित है और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। सिरोही में राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, ऊंचा पठार है 1360 मीटर ऊंचा है। हम बात कर रहे थे उड़िया पठार की, जो सिरोही में राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है और 1360 मीटर ऊंचा है। उसके बाद बात करूंगा उड़िया के पठार। अगला पठार है जो यही पठार, उड़िया के पठार पर माउंट आबू शहर बसा है। उड़िया पठार पर क्या बसा है? उड़िया पठार पर माउंट आबू शहर बसा है। शहर बसा है। एक चीज मैंने 2 चीज यूज की है, बाकर और उड़िया पठार पर। बाकर पूर्वी सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां हैं और जो उड़िया पठार है वो सिरोही में राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, जिसकी मैंने आपको ऊंचाई बताई 1360 मीटर है। और उड़िया पठार पर राजस्थान का एक शहर माउंट आबू शहर बसा है। इसके बाद बात करो मीठे पानी की सबसे ऊंची झील, नक्की झील भी यहीं पाई जाती है। मीठे पानी की सबसे ऊंची झील नक्की झील, नक्की झील मीठे पानी की सबसे ऊंची झील। और अगर धार्मिक दृष्टि से देखें तो कहते हैं कि नक्की झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था। ठीक है, तो इसे मीठे पानी की सबसे ऊंची झील नक्की झील कहा जाता है और ये माउंट आबू सिरोही में स्थित है। इसे क्रेटर झील भी कहा जाता है। नक्की झील को देवताओं ने अपने नाखूनों से बनाया। इसे
टेड्रॉप या ननरॉक प्रमुख चट्टानें। यहाँ आपको दक्षिणी अरावली में जो आगू खंड है इसमें आपको टेड्रॉप, ननरॉक आदि प्रमुख चट्टानें भी मिलेंगी। यहाँ भाकर, उड़िया का पठार व नक्की झील, ये 3 चीजें बहुत फेमस है यहाँ की। और अब बात करेंगे मेवाड़ प्रदेश की। दक्षिणी अरावली का जो दूसरा पार्ट है वो है मेवाड़ प्रदेश। यहाँ बात करेंगे हम मेवाड़ प्रदेश की। फिर मेवाड़ प्रदेश को भी 2 भागों में बांटा इन्होंने। एक था इसको पठारों में बांटा है, यहाँ पठार पाए जाते हैं। तो यहाँ 2 प्रकार के पठार है, पठार प्रदेश, ये पठारी प्रदेश है। इसे 2 भागों में बांटा है, गोगुंदा, उदयपुर। और अगला है कुंभलगढ़ राजसमंद। कुंभलगढ़ राजसमंद, ये कौन सा पठार है? मेवाड़ प्रदेश में हम पठारों की बात कर रहे हैं। पठार इसको बोराट का पठार कहते हैं, बोराट का। और बोराट का जो पठार है, पठार प्रदेश, वो गोगुंदा, उदयपुर से कुंभलगढ़ तक विस्तृत है। गोगुंदा, उदयपुर से कुंभलगढ़ तक विस्तृत है। इसे हम बोराट का पठार कहेंगे। अब ऊपरमाल, एक फेमस वर्ड यूज होगा, ऊपरमाल। ऊपरमाल जो है वो बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक। ऊपरमाल, बिजोलिया, बड़ा फेमस वर्ड, बिजोलिया से भैंसरोडगढ़, रोडगढ़ तक के हिस्से को ऊपरमाल कहा जाता है। बिजोलिया जो है वो भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा में, और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। ये जो इलाका है पठारी इलाका, इसको ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक एरिया है बोमट पठार, बोमट पठार। बोमट पठार, ये जो इलाका है वो उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इस एरिया को बोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक पठार है यहाँ लसोड़िया, लसोड़िया पठार, लसोड़िया पठार। ये भी आपको इस प्रदेश में, मेवाड़ प्रदेश में मिलेगा। और लास्ट पठार जो है मेसा का पठार, एक और पठार यहाँ फेमस है जिसको हम कहते हैं मेसा का पठार, मेसा का पठार। चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित है, चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित है। और कहते हैं कि जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो इसी पे बना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा पठार पर ही बना है। तो बच्चों, आज का जो मेरा टॉपिक था अरावली पर्वतीय प्रदेश, आशा करता हूं कि आप सबको समझ आया होगा।
राजस्थान का दूसरा बड़ा भौतिक प्रदेश मैंने आपको करवाया। लास्ट क्लास में मैंने आपको राजस्थान का पश्चिमी भूस्तरीय प्रदेश करवाया था और आज की मेरी क्लास में मैंने करवाया अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये दूसरा राजस्थान का बड़ा प्रदेश है और आशा करता हूँ आप सबको समझ आया होगा। अगर कुछ आपको इसमें से क्वेश्चन या कुछ डाउट है तो आप मेरी नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए अलविदा, खुदा हाफिज़।